वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टर्म 2 का जो प्री बोर्ड हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 12th का उसका पेपर डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन मेनली जो मेरा फोकस होगा वो जो बच्चों की आज प्रॉब्लम्स आई हैं, जो मुझे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे बताया कि पेपर हमें लेंथी लगा सर, और अनसीन पैसेज में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लाइक अनसीन पैसेज वॉज सो टाइम कंज्यूमिंग। सो उसके लिए क्या हो सकता है, हम तो बहुत परेशान हो गए आज। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, और मैं आपको एक एक अंदाज़ा भी बता दूंगा कि क्या बोर्ड एग्जाम में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है, मतलब जैसा आज आपके साथ हुआ है। मोस्टली के साथ ये दिक्कत आई है कि पेपर लेंथी लगा है बच्चों को। तो आइए देखते हैं क्या है। उससे पहले आपको बता दूं कि आप भी अगर अपनी कोई प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा जल्द से जल्द। तो चलिए फिर मैं आपको सबसे पहले जो अनसीन पैसेज आपका आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी 10 बातें बताता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी। ओके। और वो बातें अगर आपने जान ली तो शायद जो दिक्कत आज आपको आई है वो फ्यूचर में दोबारा नहीं आने वाली है। ओके। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट। हमारे में क्या होता है, बच्चों को ज्यादा चुल मची होती है कि हम पहले जाके पैसेज रीड करने लग जाते हैं, फिर पैसेज की थोड़ी वोकेबलरी तगड़ी निकल जाती है तो पैसेज हार्ड लगने लगता है। पैसेज हार्ड लगने लगता है तो दिमाग को पहले मैसेज पहुंच जाता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गया और ये पैसेज अब हमसे इतनी जल्दी होगा नहीं। तो आपको आता हुआ पैसेज भी आप मतलब उसको वहीं पे आप वीक पड़ जाते हो। ये सबसे मेन और बहुत ही कॉमन रीजन है। ठीक है। आप में से भी ज्यादातर का जो आज पेपर अगर सही नहीं गया है अनसीन पैसेज की वजह से, तो यही आपके साथ भी हुआ होगा। आप पहले ही पैसेज को देखने लग गए होंगे, उत्सुकता होती है देखने की। तो ये चीज मत करना। ये आखिरी गलती थी आपकी। प्री बोर्ड था, ठीक है। बोर्ड में ये गलती मत करना। पैसेज को हमें पहले नहीं पढ़ना होता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली वी शुड गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो गिवन होते हैं पहले हमें वहां जाना होता है, क्वेश्चंस को देखना होता है क्या पूछा गया है, फिर उन उन चीजों को ही पैसेज में ढूंढना होता है। पूरा पैसेज जो है रिलेवेंट नहीं होता, मैं पहले ही बता रहा हूं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को तो लिखोगे ना यार, पूरा पैसेज किस लिए आप लोग पढ़ने जाते हो। ठीक है। तो क्विकली हमें क्वेश्चंस की तरफ जाना है। अब नाउ रीड एंड फाइंड कीवर्ड्स। अब आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं क्योंकि आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड केयरफुली क्वेश्चन। ओके। केयरफुली पढ़ने के बाद आपको जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में दिखे, डिट्टो कीवर्ड्स आप ढूंढो। कोशिश करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पैसेज के अंदर ढूंढो। ये नहीं कि वो कीवर्ड्स आपको दूसरे पैसेज में मिल रहे हैं या दूसरे पैरा में मिल रहे हैं, आप लास्ट वाले पैराग्राफ में ढूंढ रहे हो उसको, तो वो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। जो कीवर्ड्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है। और रिलेवेंट पैसेज को ही आप पढ़ो। अब है अंडरस्टैंड द थीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थीम को समझना बहुत जरूरी है। और थीम समझनी है अगर आपको, तो आपको पहला पैराग्राफ और लास्ट का पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट का पैराग्राफ कंक्लूजन होता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज किस बारे में आ रखा है। ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट वोकेबलरी, जस्ट फाइंड कीवर्ड्स। ओके। आपको पूरा उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते समय अगर उसको थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा होता पैसेज, उसकी ट्रांसलेशन करने के बारे में सोचता है, उसका मतलब सोचता है वर्ड्स का, फिर वो मतलब मिलते नहीं है, वोकेबलरी थोड़ी सी तकड़ी होती है, तो फिर वो वहीं बच्चा हिम्मत हार जाता है। तो वोकेबलरी मत ढूंढो। इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला पैसेज है, उसको इंग्लिश में ही समझ के कर दो जितना समझ में आ रहा है। बस आपको कीवर्ड्स ही तो ढूंढ के चेपने हैं, कुछ आपको ये नहीं कि उसकी वोकेबलरी ढूंढनी है, उसका मीनिंग ढूंढना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वोकेबलरी अगर थोड़ी सी स्ट्रांग आ जाती है पैसेज के अंदर तो वो देख के घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपको उसका मीनिंग नहीं पूछा जा रहा है, ना ही आपको कोई जरूरत है उसका मीनिंग समझने की। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा तो उस पर आप स्ट्रेस क्यों डाल रहे हो। उसको जैसा है उसी तरीके से समझ के बस लिख दो अपने आंसर के अंदर। ओके। और फाइंड कीवर्ड्स इन रिलेवेंट पैराग्राफ्स, ये मैंने आपको बात बता दी है। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस पे जरूर फोकस करिएगा ताकि आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाए। और फर्स्ट गो टू इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस। और बच्चे क्या करते हैं कि देखो हमारा दिमाग जो होता है ना वो बड़ा ट्रिकी सा है।
अगर आप पहले आसान क्वेश्चन करोगे तो दिमाग उसी तरीके से खुलता जाएगा और आप एक अच्छी फॉर्म के साथ आगे बढ़ते जाओगे। ओके, मुश्किल क्वेश्चन भी मिलने लगेंगे। आप अपना खाता ही ऐसे खोलोगे अगर मुश्किल क्वेश्चन को उठा के और उसी में फंसे रह जाओगे, टाइम चलता जाएगा, तो भैया आप डिप्रेशन में आ जाओगे और उसके बाद आप नहीं कर पाओगे आसान क्वेश्चन भी, ना ही टाइम बचेगा। पहले इजी क्वेश्चन उठाओ, जो जो बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, फाइंड द वर्ड, या कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल जो सीधा है आपको लग रहा है, वो कर दो, वो लिख दो पहले अपने आंसर शीट पे, फिर बाद में मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाओ। ओके, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पहला ही सामना ऐसा, आपका एनकाउंटर ही ऐसे क्वेश्चन से हो रहा है जो आपको समझ ही नहीं है, भाई पल्ले ही नहीं पड़ा, तो आपका जो आसान क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो भी नहीं आएगा। तो ये है, जितना समझ आ रहा है उतना ही समझ कर आंसर दो। आप ज्यादा ज्ञानी मत बनो, पैसेज को हिंदी में मत सोचो, इंग्लिश का पैसेज है, इंग्लिश टू इंग्लिश करके ही उसका आंसर लिख दो। जरूरी नहीं हर वोकेबलरी, हर वर्ड का मतलब आपको पता हो। अच्छे से अच्छा धुरंधर जो होता है, उसको भी अगर पूरी वोकेबलरी आती हो तो वो पैसेज नहीं कर सकता। पैसेज करने के लिए आपको सेंट्रल आइडिया बस समझना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं हर वर्ड का मतलब आपको पता हो जब ही आप पैसेज अच्छा करोगे, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आप वोकेबलरी को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लें आगे से। और लास्ट चीज तो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इतनी ज्यादा अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। आई नो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा लगता है, हमारा दिमाग ज्यादा खर्च होता है। हम सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते हैं, लेटर की प्रैक्टिस करते हैं, रिपोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, पर अनसीन पैसेज को हमेशा से ही हम अनदेखा करते हैं। लास्ट टाइम पे इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम नहीं करते, ये आपको भी ऑनेस्टली पता होगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप माहिर हो जाओगे इस चीज में। और मैं अगर आपको बताऊं, तो आपको अगर अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो आप गूगल पे एक चीज सर्च मार सकते हो, रीड थ्योरी। ओके, रीड थ्योरी, रीड थ्योरी, READ, रीड और थ्योरी, ये एक वेबसाइट है जो आपको अनसीन पैसेजेस आपके लेवल के हिसाब से देती जाएगी। ठीक है, आपको मजा आएगा, वो गेम की तरह आएगा, एक तरीके से आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। और अगर आप उसकी आदत डाल लेते हो अभी से, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपका स्कोर अगर जैसे जैसे वहां बढ़ेगा, आपकी कॉम्प्रीहेंशन की जो स्किल्स हैं वो भी बढ़ेंगी। ठीक है, ये मैंने खुद अपने आप पे आजमा रखा है, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपके जस्ट बेनिफिट के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है, क्योंकि आप इस टाइम पे लैग कर रहे हो इस क्वेश्चन पे, ये सच्चाई है। ओके, इसको कोई नहीं मना कर सकता। तो ये था, अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पेपर की तरफ ले चलता हूं, ताकि हम एक बार देख भी लें कि क्या चीज आपकी आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके सामने ये PDF है। ओके, क्वेश्चन पेपर की मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर था। तो सेक्शन ए जो आपका रीडिंग का है वो 14 मार्क्स का आया हुआ है यहाँ पे, अगर हम देख सकते हैं। ठीक है, 14 मार्क्स का आपका जो है ये पैसेज आ रखा है। और अगर हम नीचे चलते हैं तो आपको इसमें इस तरीके से ये पूरे पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए मिलने वाले हैं। ओके, ये इस तरीके से पूरे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे आपको जितने भी पैसेज में मतलब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस, आपको किन्हीं 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और यार हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, एक लाइन भी बहुत होगी, 1 से 1.5 लाइन, 2 लाइन मैक्सिमम, आपको उठा के पूरा मतलब पैराग्राफ नहीं चेपना है इसके अंदर। ओके, सो इस तरीके से है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस ये पूछे गए थे। और बच्चों को ये पेपर लेंथी लग रहा था, मुझे तो ये लग रहा है कि लेंथी उन्हें इसीलिए लगा है क्योंकि मेरे को लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइनें चेप रहे थे पैसे से उठा उठा के, क्योंकि इतने नंबर का तो वो क्वेश्चन था नहीं जितनी लाइनें आपने चेपी होंगी इसमें। तो ज्यादातर यही होता है, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता तो हम मिलती जुलती लाइन ही पूरी उठा के चेप देते हैं, और भाई जब लिखने बैठोगे तो टाइम तो लगेगा ही, इसीलिए आपका ये पेपर आपको लेंथी लगा। बाकी अगर प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो ही आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चंस की अच्छी खासी संख्या है जितना मुझे समझ में आया, लेकिन नंबर भी तो देखो ना, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपको इतना थोड़ी लिखना होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन 2 लाइन, बस खत्म। ठीक है, उसके बाद आपका ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको ये एक डेटा दिया गया था, इसको एनालाइज करना था, आपको थोड़ा सा पढ़ना था। पहले आप सीधा क्वेश्चन पे जा सकते थे। द फाइंडिंग्स ऑफ स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 वर अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, 2017 का जो है यहाँ पे, जो ये आप अगर देख सकते हो कि क्यों एक कंसर्न। ठीक है, द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017,
ठीक है, इसमें आप अगर ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और डेंस फॉरेस्ट जो थे, देखो ये मिल गया भाई, देखते ही इसका आंसर मिल गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है अनसीन पैसेज जितना आपने उसको बना दिया था आज, जितना हेक्टिक आपने उसको कर दिया, ओके, इतना वो था नहीं, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है और कुछ टिप्स होती हैं जो मैंने अपनाई। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और सीधा उसको ढूंढा, मैंने कोई पैराग्राफ पहले रीड नहीं करा था, ओके। फिर उसके बाद ये है व्हाट फैक्टर्स कुड बी एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप इसको अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपको ये सारे फैक्टर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी आपको इसके अंदर, ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी तरीके की नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद राइटिंग टास्क आया था आपका, ठीक है। राइटिंग टास्क में भी इतना कुछ मुश्किल नहीं था, सब कुछ आपको करवा रखा है मैंने। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कैसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है मतलब एडवर्टीजमेंट तो आपकी टर्म 1 में थी, आपको अभी लेटर ही है, तो लेटर आपको लिखना था और ये मैंने करवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और रिप्लाई कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, ये सब मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें लिटरेचर की, द रेड ट्रैप पेडलर रिसीव्ड गुड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर, व्हाई वाज ही सरप्राइज्ड। भाई ये भी मैंने आपको करवाया था कि किस तरीके से उसको अच्छी खासी हॉस्पिटैलिटी मिलती है, ठीक है। जो मतलब क्रॉफ्टर की लड़की थी वो कितना रिक्वेस्ट करके उसको ले जाती है, एटलीस्ट क्रिप्स जो है क्रिसमस की ईव थी, तो वो भी चाहते थे कि इसको, मतलब वो लड़की चाहती थी कि ऐसे इसको ना भेजा जाए, ठीक है, इस तरीके से। फिर है सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इसमें आपको पूरा ये बताना था सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, ठीक है। फिर है एड्रियन रिच चोज द पेंट अ पिक्चर ऑफ मेल चोवेनिज्म इन हर पोएम, कैसे मेल डोमिनेंस को दिखाया जाता है, इस तरीके से वो आप बता सकते हो पोएम अगर आपने अच्छे से पढ़ी है। फिर है रेशनलाइज वाई किड्स एसोसिएटेड ग्रैंडियर विद द माइटी डेड, अगर आपने ये थिंग ऑफ ब्यूटी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये भी आपको अच्छे से पोयम में मैंने समझाया था, आपको एनी 5 करने थे, ठीक है। फिर है डू यू थिंक जोज एंडिंग वाज राइट, वाई और वाई नॉट, ठीक है, कि जो की एंडिंग थी वो जैसा चाहती थी, क्या वो चीज राइट होती, अगर होती, मतलब नहीं भी होती तो आपको रीजन देना था, तो आप बता सकते थे कि जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जो नेचर की चीजें होती हैं, वो हमें हमेशा स्ट्रेस से बचाती हैं, ओके, और ये सारी चीजें हमें एवरलास्टिंग हैप्पीनेस देती हैं, तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी, ओके। डू यू थिंक अ हैस्टी डिसीजन और स्टीफेंस, तो आप इसको स्किप कर सकते थे। फिर गांधी जी के बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे, गांधी जी वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पुअर इंडिगो फार्मर्स, ओके। सीटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द इन्वेस्टेड सेरेमनी ऑफ योर स्कूल ऑन द टॉपिक गुड लीडर्स आर द वंस हु लेड बाय एग्जाम्पल, तो गांधी जी का एग्जाम्पल देके किस तरीके से वो, मतलब उन्होंने एक उदाहरण रखा लोगों के सामने कि जब उन्होंने इंडिगो के जो पुअर फार्मर्स थे उनकी मदद करी, ब्रिटिशर्स के साथ उनकी जो जीत हुई, जो विक्ट्री हुई, वो सब आपको यहाँ पे दिखाना था। तो इस तरीके से आपका पेपर था, थोड़ा सा थिंकिंग इसमें आपको ज्यादा चाहिए थी, और उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें। मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने पेपर को एनालाइज करा है, आप सभी लोग अनसीन पैसेज पे ज्यादा अटक रहे हैं, और इसके लिए जो टिप्स थी मैंने आपको पीछे बताई हैं, तो आप उनको जरूर फॉलो करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा अनसीन पैसेज में। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका पेपर ना ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा इजी था, ये मीडियम कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये वैसे मैं इसको इजी की कैटेगरी में ले जा सकता था, पर ये अनसीन पैसेज में जो आप लोगों ने जो दिक्कत का सामना किया है उसकी वजह से मैं इसको जो है आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मीडियम था। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको बोर्ड में पेपर फिर ये मुश्किल भी लगे। तो यही था मेरी तरफ से, आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।